बहरहाल बीजेपी के साथ भी यही है। प्रभा झा हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि एमपी में बीजेपी हैट्रिक बना रही है और इसके साथ साथ उन्होंने मोदी के करिश्मा और शिवराज के करिश्मा की बात करी इक्वली, लेकिन अगर जीत हुई तो ये किसका करिश्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे प्रभा झा मेरे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं राजीव सिंह का रुख करती हूँ। राजीव जी, मुझे ये अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, वोट शेयर अगर 2003-2008 की बात करें, ठीक है, 38 से आपकी पार्टी 71 हुई। हो सकता है कि 2013 में आप एंटी इनकम्बेंसी और जो बदलाव की बयान करें उसके कारण हो सकता है सफल भी हो और ना भी। बहरहाल ये 8 तारीख को तय हो पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर बढ़ते हैं, अगर सफल होते हैं तो कोई अलायंस के बारे में सोच रहे हैं, किन चीजों के बारे में सोच रहे हैं? आपका सीएम फेस तक तो क्लियर नहीं है अभी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अलायंस वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीत के आ रहे हैं। अच्छा। रही हमारे नेता चुनने की बात, तो हमारी यहाँ पर पूरे देश में एक प्रक्रिया रहती है कि हमारे विधायक जो चुन के आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, हमारे एआईसीसी से पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों की राय लेंगे और उसके बाद पार्टी हाईकमान विधायकों की राय पर अपना नेता चुनती है। और ये प्रक्रिया क्योंकि हमेशा से चली आ रही है, इसलिए उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, इस प्रक्रिया में तो 2 गुटों की सक्रियता हावी नहीं हो जाएगी? राजीव जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें 2 गुटों की सक्रियता तो हावी नहीं हो जाएगी? किसी का मैनेजमेंट हावी तो नहीं दिखेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में सौभाग्य से हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं और उनके जो पुराना अगर रिकॉर्ड देखें, उन्होंने जिस पद पे रहते हुए काम किया, हमारे इतने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सभी लोग इतने योग्य हैं कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मुख्यमंत्री चुनने में। अच्छा, ठीक है, बुंदेलखंड जैसे ही 8 तारीख, ठीक है, बुंदेलखंड के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय योजना पैकेज इतने वितरित किए गए? बुंदेलखंड को लेकर क्या उम्मीद है आपकी, कितनी सीटें? देखिए, बुंदेलखंड में जो पिछली बार हमारी सीटें आई थी, उससे निश्चित रूप से हमारी सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। पिछली बार जहां हम बुंदेलखंड के में कई सीटों का अगर विश्लेषण करूं, तो हमारे उम्मीदवार इस बार इतने अच्छे आए हैं कि मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड और विंध्य में आपको जो परिवर्तन दिखेगा, ग्वालियर डिवीजन में तो परिवर्तन है ही, पर बुंदेलखंड में निश्चित रूप से आपको कांग्रेस में बहुत ज्यादा सीटें आपको इस बार मिलेंगी। चलिए, धन्यवाद राजीव जी, अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अपनी राय पेश करने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि वोटिंग की कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे आप देखकर कहेंगे वाह, जोश हो तो ऐसा। सुबह से शाम तक वोटर्स के उत्साह के अलग अलग रंग हमें देखने को मिले। बैंड बाजा, बारात, वोटिंग की कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपके सामने। बैंड बाजा और वोटिंग की ये तस्वीर वोटर्स के उत्साह को दिखाने के लिए काफी है। कहीं दुल्हन ने डोली पर बैठने से पहले वोट डाला, तो कहीं दूल्हा बैंड बाजा लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच गया। लोगों के लिए मिसाल बने सेहरा वाले वोटर्स की एक एक तस्वीर देखिए। जयपुर के इस दुल्हन का जज्बा देखिए। शादी के बाद विदाई की रस्में छोड़ सीधे वोटिंग करने पहुंच गई। शादी के जोड़े में सजी धजी दुल्हन ने फैसला कर लिया था कि पहले देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और डोली उसके बाद ही उठेगी। जी, वोट डालना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वोट डालकर ही अपनी विदाई करूं। तो मैं वोट डालने क्यों? कटनी में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। कमल कुमार को बारात लेकर सागर जाना था, लेकिन दूल्हे राजा ने ठान लिया था कि पहले एक मजबूत सरकार के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और उसके बाद ही बारात लेकर निकलेंगे। एक एक कर जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिसमें जोश और जज्बा दिख रहा था। दमोह के मनीष की भी शादी थी। फूलों से सजी गाड़ी से दूल्हे राजा सीधे पोलिंग बूथ पहुंचे। शेरवानी और सेहरे में सजे मनीष ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं कि मेरी वोट से, एक वोट से कभी कभी हार जीत हो जाती है। तो मैंने बोला कि मतलब आज मेरी शादी है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि पहले अपना फर्ज अदा करूं। मेरी बहुमूल्य वोट किसी के हक में जाए और अजय पराजय हो सकती है उससे। सभी से मैं अपील भी कर रहा हूं इस चीज की कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर वोट डालने जरूर आए। जब मैं इतने बहुमूल्य समय में आया हूं, तो इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी से निवेदन करूंगा पूरे शहर से कि वो वोट डालने आज जरूर आए।
रतलाम में बैंड बाजा और वोटिंग का खूबसूरत नजारा दिखा। गांधीनगर के करण बारात लेकर निकले, लेकिन दुल्हन के घर जाने से पहले पोलिंग बूथ पर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, अतुल पाठक मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात अधूरी रह गई थी। अतुल, कुछ बहुत अच्छी बातें सामने निकल कर आ रही थी वोटिंग परसेंटेज की, रंग रूप, तेवर, जज्बा, हौसला और इसके साथ साथ अव्यवस्था भी यहाँ पर एक साथ देखने को मिली। मैं अच्छी बात की बात करें तो बुरी बात की भी बात करें, चूंकि उस समय आप चुनाव आयोग इलेक्शन ऑफिस के बाहर थे और आपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी मुलाकात की। क्या आंकड़े थे और चुनाव आयोग ने किस तरीके से अपनी पीठ थपथपाई है इस पूरे मतदान को शांतिपूर्ण लगभग संपन्न कराने के बाद? देखिए, निहारिका, मध्य प्रदेश में 53,000 पोलिंग बूथ हैं और उनमें से 14,000 पोलिंग बूथ क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं, यानी संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। और इन पर यदि चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं की बात करें तो निश्चित तौर पर काफी भारी भरकम अमला लगता है, चाहे उसमें वोटिंग कराने वाला स्टाफ हो, चाहे सुरक्षा का स्टाफ हो। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है 53,000 पोलिंग बूथ पर और एक एक बूथ पर निगाह रखना और उनका डाटा कलेक्ट करना, उनकी सूचनाएं एकत्रित करना। तो इस मामले में चुनाव आयोग की निश्चित तौर पर पीठ थपथपानी होगी कि इतना बड़ा चुनाव एक ही चरण में उसने संपन्न कराया है और कुछ बूथ पर अव्यवस्थाओं की, अनियमितताओं की और झड़पों की जो खबरें आई हैं, निश्चित तौर पर वो ऊंट के मुंह पर जीरे के समान है, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है कि जब जब यहां पर चुनाव हुए हैं तो खूनी झड़प हुई है, हिंसाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, विधायक तक मारे गए हैं। तो ऐसे में इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ने के मामले में और हिंसा की घटनाएं घटने के मामले में और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की जो प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के मामले में और चुनाव आचार संहिता के कड़ाई से पालन कराने के मामले में ये चुनाव ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है। और आने वाले समय में उम्मीद अब बढ़ गई है कि आने वाले समय में चुनाव का जो स्वरूप वाकई जो सोचा गया है उस स्वरूप में चुनाव हो सकेंगे और लोकतंत्र के इस महाकुंभ में लोग अपनी भागीदारी और बढ़ चढ़ कर करेंगे। बिल्कुल, खासतौर पर बीजेपी ने इस बार अपने सिटिंग एमएलएज और कई कैबिनेट मंत्री की साख उन पर दांव पर थी। मौका दिया गया है, नए चेहरों का एक्सपेरिमेंटेशन लगभग नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस ने तमाम सर्वे एनालिसिस और राहुल गांधी के फॉर्मूले को भी अपनाया है। इसकी बानगी साफ तौर पर अगर इंदौर की बात करूं, यहाँ की 9 सीटों पर देखने को मिली, जिसमें मुख्य मुकाबला कैलाश विजयवर्गीय सबसे ज्यादा ताकतवर नेता बीजेपी के हैं। ये उद्योग मंत्री, उनका मुकाबला अंतर सिंह दरबार से था। इंदौर अगर मैं चलती, आनंद निगम मेरे संवाददाता वहां पर मौजूद है। आनंद, 5 बजे तक, दिन के अंत तक इंदौर का सियासी स्वाद क्या तीखा था, खट्टा था, किस तरीके से स्थिति साफ हुई है? बिल्कुल, देखिए निहारिका, अगर बात करें अगर सियासी मसाक की तो तकरीबन 5 बजे की बात करें तो पिछली बार भी जो 2008 की अगर बात करें, 2008 में जो वोटिंग प्रतिशत था वो तकरीबन 62% के आसपास था। आज की अगर बात करें तो आज भी 63 या 64% है, तो बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर माने तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा है वोटिंग प्रतिशत। और सियासी अगर हल्के की बात करें तो जो भी अगर कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले सुबह अपना वोटिंग यहाँ पर इंदौर में किया, उसके बाद वो महू चले गए। महू की अगर बात करें तो महू पहले से ही संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था महू को प्रशासन ने, और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ थोड़ी सी झड़पें जरूर हुई, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा कुछ हुआ है। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी सख्ती बरती है। अगर कुछ छोटी मोटी बात को छोड़ दें तो बाकी पूरा जो चुनाव है शांतिपूर्ण निपटा है। 1-2 जगह की अगर हम बता दें आपको कि एक जगह मोमबत्ती में पूरे दिन भर काम हुआ है। लाइट बिल्कुल नहीं थी वहां पे पूरी पोलिंग बूथ पर। मोमबत्ती में ही बटन को दबाया गया, मोमबत्ती में ही ईवीएम मशीन चली है। तो ये सब छोटी मोटी घटनाएं हुई है, लेकिन पूरे को अगर दिन भर का अगर निकालें हम लोग तो पूरा जो मतदान है वो पूरा शांतिपूर्ण रहा है। जी, चलिए राजेंद्र शर्मा के पास चलते। राजेंद्र, 11 रियासतों की दबंगई, टिकट वितरण में कोटा परमिट, गणेश परिक्रमा की बात करें, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म तो हमने देखा ही, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा चुनाव था मध्य प्रदेश का, इसके मुख्य मुद्दे, जो रैली के मुख्य मुद्दे थे नेताओं द्वारा, वो क्या रहे? क्या भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी? ठीक है, ये मैनिफेस्टो में इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई है, लेकिन क्या उनके एजेंडे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में इसके निराकरण के लिए कुछ दिख रहा था? दोनों पार्टी इन मोर्चे पर, इन जमीनी मुद्दों पर कहां खरी उतरती आई है और क्या प्रतिबद्धता आने वाले दौर में देखने को मिल रही है?
देखिए, बड़ी साफ बात है कि ये जो पूरा चुनाव लड़ा है और जो कांग्रेस और बीजेपी चूंकि दो धुरी है, तो साफ साफ तौर पर ये सिंहासन का सेमीफाइनल है। हाँ। और इसके फाइनल के लिए लड़ाई ये अभी लड़ी है। आपने देखा राहुल गांधी ने यहाँ दौरे किए, सोनिया गांधी ने दौरे किए। हाँ। नरेंद्र मोदी यहाँ डटे रहे, बीजेपी की पहली पंक्ति सभी यहाँ रही, आडवाणी जी यहाँ रहे। तो साफ तौर पर यह दिख रहा था और जिस तरह के घोषणा पत्र में वादे थे वैसी लड़ाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। लड़ाई थी तो बीजेपी की कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ। हाँ। बीजेपी ने कांग्रेस की आलोचना की और कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना की। तो साफ तौर पर यह लड़ाई जो है वो फाइनल की लड़ाई नजर आ रही है और जिसका असर लोकसभा चुनाव में ये लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मतदाता बहुत स्मार्ट है। हाँ। मतदाताओं को यह पता है कि जो ये निशाना जिस आगे 2014 की ओर साध रहे हैं वो निशाना ये किस वजह से साध रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। और मतदाता इसलिए आगे रहकर आगे आया है कि उसको अपने किस तरह के मुद्दे जो हैं उनको प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है। यही वजह है कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अचंभा भी हो सकता है। तो मतदाता के लिए ये लड़ाई जो है वो साफ तौर पर एक राजनीतिक दल की दूसरे राजनीतिक दल से जो विद्वेष रहता है उसके आधार पर थी। लेकिन पार्टियों ने जो लालच अपने घोषणा पत्र में दिए शायद वो किसी को भी आकर्षित नहीं कर पाए। ठीक है, इसी घोषणा पत्र, ये जो आपने घोषणा पत्र की बात छेड़ी, इसका कंपैरिजन भी करेंगे। वही बात हो गई ना कि हमने भूमि पूजन कर दिया और घर का कुछ अता पता ही नहीं है। क्या जो घोषणा पत्र में जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इतने अच्छे से घोषणा पत्र को जारी किया गया तमाम उत्साह के साथ, लेकिन इस घोषणा पत्र को पूरा करते करते कितने साल लग जाएंगे, पैसा कहां से आएगा? और जो आप कह रहे हैं ना कि युवा स्मार्ट है, युवा इसको किस तरीके से समझेगा? युवा क्या चाहता है, बुजुर्ग क्या चाहता है, क्षेत्र के हर वर्ग क्या चाहता है? मैं आपसे किन्नरों पर भी बात करूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में जो पहला वोट 1984 जब किन्नर को अधिकार दिया गया था तो पहले जबलपुर के पहले किन्नर ने दिया था। इनके मुद्दे, हर छोटे बड़े के मुद्दों पर बात करूंगी। छोटे से अंतराल का वक्त, फौरन लौट रहे। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना बनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। क्लैरिटी, कलर, कट और हॉलमार्क, ये तो हीरे और ज्वेलरी की पहचान है, पर जो सबसे अहम है वो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस। एक विश्वास जो रहेगा आपके आने वाले कल के साथ। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना? एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। कॉल 09339883333 आज ही। दिन भर हमारे तमाम संवाददाताओं की टीम जो फील्ड पर पहुंची, उन्होंने युवाओं से पूछा कि वोट किस मुद्दे पर देंगे। तो युवाओं ने बोला कि जो हमें चौतरफा विकास हमारा करे, जो हमें रोजगार दे। युवतियों ने बोला कि जो हमारी प्रोटेक्शन करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपराधिक बातें सामने निकल कर आती है। एक आपराधिक
इतिहास कह सकते हैं महिलाओं के खिलाफ यहाँ पर है। तो एक प्रोटेक्शन और इसके साथ साथ सामाजिक संरक्षण जो पार्टी दे वो ही युवा का जनप्रतिनिधि होगा, वो ही शहर का सरताज होगा। बुजुर्ग भी ऐसे में पीछे नहीं रहे, बुजुर्ग भी हमें दिखे, विकलांग भी दिखे, बुजुर्गों को बिस्तर से उठने तक में जो दिक्कत हो रही थी वो बुजुर्ग आज मिसाल पेश करके वोट डालने पहुंचे। इनके जोश जज्बे पर एक रिपोर्ट देखिए पहले। चलने की ताकत नहीं बची है, बमुश्किल कुछ मिनटों तक ही खड़े रह पाते हैं, लेकिन हौसला देखिए, वोट डालना नहीं भूले। दो लोग इन्हें टांग कर पोलिंग बूथ तक लेकर आए। एक मजबूत सरकार चुनने के लिए ये अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंचे। अब इन बुजुर्ग वोटर्स को देखिए, लाठी टेक कर मतदान केंद्र पहुंचे और मजबूत सरकार चुनने का जज्बा दिखाया। भोपाल की 70 साल की ये महिला वोटर हर बार की तरह इस बार भी अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंची। आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। क्या उम्र होगी आपकी? 70। आपकी 70 वर्ष उम्र है जी। तो आपको अच्छा लगा मतदान करके? ठीक, अच्छा महसूस करना है आपकी? हाँ, आपने वोट दिया है। सही है। कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए, जो नेता होना चाहिए वो कैसा साफ सुथरी छवि का होना चाहिए? सही है। अच्छा, तो अब आप युवाओं को और आम जनता को क्या संदेश देंगे कि सबको वोट डालना चाहिए? जी हाँ, सबको डालना चाहिए। वोट जो है बहुत कीमती है। राम सजीवन के शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि खुद से अपना काम कर पाए, लेकिन वोटिंग की बारी आई तो उत्साह देखने लायक था। दोनों हाथों में लाठी लेकर डगमगाते कदमों से सीधे वोट डालने पहुंच गए। क्या संदेश देंगे नौजवानों को? वोट डालो। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 83 साल। तो अभी वोट डालना क्या जरूरी था आपको? जरूरी है, कैसे नहीं जरूरी। वोट डालने से क्या होता है? अपने देश के रक्षा होती है। इनकी जिंदगी भले ही बैसाखी पर टिकी हो, लेकिन हौसला इतना बुलंद है कि ये चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार आए जिसे बैसाखी की जरूरत ना पड़े। इसी बैसाखी के सहारे ये महिला काफी दूर से वोट डालने पहुंची। किन इश्यूज को आप ध्यान में रख करके जो है आपकी बार मतदान करने पहुंची थी, कि कौन से मुद्दे होने चाहिए जिसको लेकर के मतदान किया जाए? साफ सफाई हो, गंदगी है, बहुत विकास हो। विकलांगों के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, क्या वो एक बड़ा मसला नहीं है वोट करने के लिए? बहुत जरूरी है, हमारे होता नहीं है जो कुछ। तो कितनी ताकत होती है एक वोट में, आप क्या कहेंगे? बहुत ताकत होती है। ऐसा ही जोश रिक्शे के सहारे जिंदगी खींच रहे इस वोटर्स का भी है। ये एक मजबूत सरकार चुनना चाहते हैं। कि क्या मानते हैं, कितना जरूरी है वोट देना? बहुत जरूरी है वोट डालना। कितने दूर से आप आ रहे हैं? पीछे से आ रहा हूँ। तो क्या लगता है कि आप जो वोट डालें तो जो सरकार बने वो क्या करे? फिर सरकार बने ऐसा कि जो अपना मतलब सब कछु कर रहे हैं अपना, पर इसलिए वो करना चाहते हैं। तो ये भारत देश का लोकतंत्र ही है जिसे मजबूत बनाने के लिए लोग पहुंचे हैं। इनके पास जो बैसाखी है वो बता रही है कि लोकतंत्र को बैसाखी की जरूरत ना पड़े। यही वजह है कि वे लोग दूर दूर से चलकर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, जबलपुर। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, भोपाल में एक तस्वीर हमने देखी, वहां पर एलीट नहीं जा रहे थे, कह सकते हैं एलीट ही जागरूक नहीं थे। दूसरी तस्वीर ये थी कि जो ग्रामीण इलाके में बुजुर्ग से लेकर जो युवा थे वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे थे। तो लेकिन मैं अगर आपसे मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश करूं तो क्या उनके मुद्दे बिजली, सड़क, पानी, सफाई व्यवस्था थे या फिर थोड़े बड़े मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले? तो क्या मुद्दे और क्या सोच वो जहन में लेकर आए मतदान केंद्र पर जब वो प्रवेश किए? तो नहीं, देखिए, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग तरह के मुद्दे थे। युवाओं के लिए स्थानीय मुद्दों ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रख रहे थे। स्थानीय मुद्दों से ज्यादा वो राष्ट्रीय मुद्दों को तवज्जो दे रहे थे, राष्ट्रीय नेतृत्व को देख रहे थे। जो आम गरीब व्यक्ति है वो योजनाओं का फायदा किस तरह से मिल रहा है, उनके लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका फायदा किसकी सरकार बनने में है, इस पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन जो मध्यम वर्गीय समझदार व्यक्ति है वो राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों
के साथ साथ प्रत्याशी की छवि को भी देख रहा था कि हमें किस तरह का प्रत्याशी चुनकर बैठना है। लेकिन इस सबके बीच मतदाताओं की दुविधा ये भी थी कि वो प्रदेश में किसकी सरकार चाहती है और जो स्थानीय स्तर पर किसको चुनना है। और हो सकता था कि ऐसी भी स्थितियां आई जब प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार बनाना चाहता था वोटर और स्थानीय प्रत्याशी उसे पसंद नहीं था। तो इन सब दुविधाओं के बीच में वोटर्स ने काफी सोच समझकर वोट दिया है और अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी सोच समझ और अपने अपने स्तर पर निर्णय लेकर वोट दिया है। और निश्चित तौर पर जब जनादेश आएगा तो काफी चौंकाने वाला। ठीक है आनंद, मेरा यही सवाल आपसे भी है। बिल्कुल निहारिका, देखिए यहाँ भी हमने दिन भर कई महिलाओं और युवतियों से बात की तो उनको साफ तौर पर जो कहना था कि यही है कि महिलाओं की अलग समस्या है और युवतियाँ जो नई पीढ़ी है उनकी एक अलग समस्या है। जो नई पीढ़ी युवा है वो नए मतदाता है, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर जब TCS और इन्फोसिस आने की बात करें या जब बड़ी कंपनियाँ आने की लगी हुई कतार में है तो उन्हें बेरोजगारी एक तो देखने को नहीं मिले। दूसरी बात यह कि अगर यहाँ बड़ी कंपनियाँ आ रही है तो बाहर जाके उनको नौकरियाँ करने को ना मिले, यहीं उनको सब सुविधाएं मिले, यहीं उस प्रदेश में उसको सब कुछ मिले ताकि वो बाहर ना जा सके, ताकि वो सेफ रह सके। बाहर प्रदेश में जाने से उनको कई दिक्कतें होती है। पहला तो ये, दूसरा ये अगर महिलाओं की बात करें, कई महिलाओं से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना था कि पहला उनके लिए मुद्दा था महंगाई, क्योंकि उनको घर का किचन चलाना है, उनका अपना घर चलाना है। सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई उनकी कम हो। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए, महिलाओं पर एक बड़ा क्राइम रिपोर्ट की भी रिपोर्ट आई थी, तो उसको भी लेकर एक चिंता यहाँ पे साफ देखने को मिल रही थी। जी निहारिका, चलिए आप दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव में जीत का दावा किया है। जो एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश करने की बात कर रही कांतिलाल भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता गौरव शर्मा ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी हमारे साथ हैं। भूरिया जी, 25 नवंबर का दिन बीत चुका, पूरे दिन वोटिंग हुई, मतदान भी काफी अच्छा रहा। क्या लग रहा, क्या उम्मीद है कांग्रेस को? बिल्कुल 25 तारीख को भारी मतदान हुआ और वो मतदान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश था, इसलिए 70 से लेकर 80 तक मतदान हुआ है। अभी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद है, मतलब बहुत पर जनता त्रस्त थी सरकार से, इसलिए जोश के साथ मतदान किया। भूरिया जी, आपको उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा का जो गठन होने जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर है और निश्चित हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी घबरा के सरकार आ रही, वल्लभ भवन में आग लगवा दी, वल्लभ भवन में आग लगा, सारा रिकॉर्ड जला दिया। पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझे रिकॉर्ड जल गया। भाजपा का और भाजपा कुशासन के पाप वल्लभ भवन की लास्ट मंजिल पे जाके उसका पाप बोलेगा, वो ये सब पकड़ में आएंगे। भूरिया जी, क्या हम ये मान के चलें कि अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो फिर कांतिलाल भूरिया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? यह हाईकमान का अधिकार के क्षेत्र का मामला है। उस मामले में तो हमने हाईकमान हमारा सर्वे है, वो जो आदेश होता है वही होता है। अगर हाईकमान कहेगा तो भूरिया जी तैयार है सीएम बनने के? नहीं, हाईकमान का जब आदेश है तब की बात तब है। तो भूरिया जी ने मुस्कुराहट में कह दिया है कि अगर हाईकमान का आदेश हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी तो कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ गौरव शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो अब तक इस पूरी राजनीति के रण की तैयारियों में जुटे सियासी दिग्गजों ने भी वोट डाला। खास लोगों की वोटिंग की खास तस्वीरों पर एक नजर। सत्ता के संग्राम में बारी आम आदमी की थी। अपने वोट के जरिए हर तबके, हर वर्ग ने अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन आम आदमी के साथ ही खास तबके ने भी तमाम चुनावी मशक्कत के बाद अपने वोटिंग के अधिकार का भी इस्तेमाल किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ बुधनी में वोट डालने पहुंचे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में और सुरेश पचौरी ने भोपाल में वोट डाला। मतदान करना सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। ये केवल एक वोट नहीं है, इससे मध्य प्रदेश का भविष्य बनेगा। हम अपनी सरकार चुनेंगे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय होगा और सचमुच में विकास और प्रगति तय होगी।
ग्वालियर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। उन्होंने झाबुआ में वोट डाला। बीजेपी के दिग्गज अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। शिवराज कैबिनेट में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में अपना मत डाला। लोकसभा में नेता विपक्ष और विदिशा से बीजेपी सांसद सुषमा स्वराज ने दिल्ली से भोपाल पहुंचकर अपना वोट डाला। ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी यशोधरा राजे सिंधिया ने अपना वोट डाला। बीजेपी नेता माया सिंह भी ग्वालियर में मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। बात कांग्रेसी नेताओं की करें तो कांग्रेसी नेताओं ने भी वोटिंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। केंद्रीय मंत्री और एमपी कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में वोट डाला। दिग्विजय सिंह ने राघवगढ़ में मतदान किया। कांग्रेस नेता और भोजपुर से प्रत्याशी सुरेश पचौरी ने भोपाल में अपना वोट डाला। विधानसभा में नेता विपक्ष अजय सिंह ने सीधी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चलिए राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र, अब मैनिफेस्टो पर हम बात कर रहे थे, संपर्क आपसे कट गया था। ये बताइए कि जो मैनिफेस्टो में तमाम बड़े बड़े दावे किए गए हैं, इसमें हकीकत की अगर बात की जाए, इसके क्रियान्वयन की बात की जाए, किस तरीके से प्रतिबद्धता पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिल रही है? और इसके साथ बुंदेलखंड, दबे कुचले जो वर्ग है, अशिक्षित वर्ग हैं, जो 970 अन्य हैं, किन्नर हैं, इनके लिए सरकार की नीति, और इसके साथ अगर कांग्रेस आती है तो उनकी नीति और प्रतिबद्धता किस तरीके से देखने को मिल रही है? देखिए निहारिका, सबसे बड़ी बात यह है कि मैनिफेस्टो आजकल एक पार्टी का एक किताब तरह की निकालने लगे हैं, जिसमें कि पार्टी अपने वादे करती है और उसके बाद भूल जाती है। हाँ। लेकिन बेहतर ये होता है कि महानगरों में जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज आया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, वहां पर अगर महानगर के पढ़े लिखे शिक्षित आने वाले चुनाव में कम से कम देश निर्माण में अपना सहयोग दें, हाँ। तो शायद सभी पार्टियों को कम से कम ये आंखें खोलने के लिए काफी होगा कि वो मतदाताओं को इतने हल्के स्तर पर नहीं लेगी। अच्छा राजेंद्र, ये 75 से 80% वोटिंग परसेंटेज है, क्या इसका कारण नोटा भी हो सकता है और युवा की जागरूकता? बिल्कुल नोटा, अगर इसमें नोटा प्रभावी रहा तो बहुत सारे राजनीतिक दलों को इस झटका लगेगा और जाहिर तौर पर इसका असर अगले चुनाव में नजर आएगा। और ये कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी साफ तौर पे कुछ न कुछ सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आई ओपनर हो सकता है। बहरहाल बहुत धन्यवाद, पूरे दिन आपने हमें जानकारी दी और तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। तो ये मध्य प्रदेश का चुनाव है, जहां पर बीजेपी की स्कूटी के जवाब में एक स्मार्टफोन सामने निकल कर आता है। तमाम लैपटॉप और तमाम योजनाओं की बात की जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोई भूल जाता है। लेकिन बात अगर एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की बात करें तो 200% से लेकर 12,000% की जो संपत्ति बढ़ती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज में कोई मतभेद भी नहीं देखने को मिलता, ना मनभेद देखने को मिलता है। बहरहाल नोटा सक्रिय और इसके साथ 50 लाख नए युवा मतदाता, जिन्होंने हो सकता है 75 से 80% इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाए। ये मध्य का महाभारत है। इसके नतीजों पर नजर 8 दिसंबर पर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. कॉल 09339883333 आज ही। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। रघु, इतनी फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? ये है फेम, हमारा सच्चा यार, जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, दे ढेर सारी उपज, साथ ऐसा जादू जैसा। नहीं, कुछ गर्म दिखाइए सर्दियों के लिए। जी बिल्कुल सर, ये बॉडी वार्मर अल्टीमा है, सबसे गर्म, और मैडम और बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। बॉडी वार्मर इतना पतला? मजाक कर रहे हो क्या? ये लल्लू पतलू में गर्मी कहां से मिलेगी? पतला है पर गर्मी बहुत है। फैंटास्टिक है, इसे पैक कर दो। कॉटन और स्पेशल फाइबर से बना अमूल बॉडी वार्मर अल्टीमा, पतला है पर गर्मी बहुत है।
ये है सेहत की आवाज जो देता है पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड, जिसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनाए रखती है नेचुरल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और आपको देती है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। क्या आपके पानी में है सेहत की आवाज? Because health is well. Call 093-3988-3333 आज ही। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश के इतिहास में अब